एक सॉवरेन नेशन अपनी जनता के खिलाफ एयर स्ट्राइक और अमेरिकन सिटीजन को भी बख्श नहीं, इसको भी कुचल दिया। हामास ने क्यों किया, फिर क्यों का तो सवाल खत्म हो गया। और उनको तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको तो यही करना है, लेकिन आपने क्यों किया? ये लगता है कि जैसे 6-7 अक्टूबर का इंतजार कोई था। उनके घर को छीन लिया गया। वहाँ इजरायली के साथ कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये भी शायद करवाया गया अपने राजनीतिक संकट को हल करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमारा रिस्पांस मिडल ईस्ट को बदल के रख देगा, बख्शा नहीं जाएगा और ये तो महज एक शुरुआत है। इसी के साथ टोटल ब्लॉकेड कर दी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काट दी है, जो कि पहले भी महज 4 घंटे ही थी, और ऊपर से एयर स्ट्राइक्स दनादन सिविलियन एरियाज पे हो रही है। लेकिन गाजा के लोगों के लिए, फिलिस्तीन के लिए ये कोई नई चीज नहीं है। इन चीजों को वो दशकों से झेलते आ रहे हैं। गाजा की पॉपुलेशन करीब 20 लाख है। एक थोड़े से एरिया में ऐसा लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ठूंस दिया हो और एक ओपन जेल में कन्वर्ट कर दिया हो। जेल इसलिए क्योंकि वहां पर सुख सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है, बेसिक जो नेसेसिटी है लोगों की वो भी पूरी नहीं हो पाती। आने जाने पर पाबंदियां हैं। आज से पहले भी जब मन चाहे इसराइल की फौज वहां पर एयर स्ट्राइक कर देती थी। यहां तक कि बच्चों के हॉस्पिटल्स तक को भी नहीं छोड़ा जाता था। कोई ये कहे कि निशाना चूक गया होगा तो वो मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसी टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है वहां पर निशाने चूकते नहीं है। अगर हॉस्पिटल पर मिसाइल गिरी है तो निशाना हॉस्पिटल ही था। टैक्स कलेक्शन पूरी तरह से इसराइल करता है। पूरा कंट्रोल इसराइल का है गाजा के लोगों के ऊपर, और उनकी जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से रोक कर रख दी गई है। इसराइल की कितनी नफरत है फिलिस्तीनियों से और गाजा के लोगों से, वो हमें इस बात से भी पता लगता है कि स्टेटमेंट उनके ऑफिशियल्स की ये आ रही कि हम एनिमल्स के साथ डील कर रहे हैं और एनिमल्स के साथ ऐसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए। आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं जो फिलिस्तीन इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट हमारे सामने है, जो 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से जो अटैक हुआ इसराइल के ऊपर, उसके बाद की जो सारी डेवलपमेंट है, उसके बाद इसराइल ने जो ताबड़तोड़ हमले किए हैं गाजा पट्टी पर, उसके बारे में बात करेंगे, इसके पास्ट के बारे में बात करेंगे और प्रेजेंट पोजीशन के बारे में बात करेंगे। तो मंदीप भाई बताइए, मुद्दा जो है क्या है, क्या इसका इतिहास है, इसकी जड़ें कहां पर है? अगर हम इस जगह की बात करें तो एरिया महज 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, पंजाब से महज आधा। तो क्या मामला है कि इस छोटे से एरिया की क्या इंपॉर्टेंस है और ये डिस्प्यूट इतना लंबा क्यों चलता आ रहा है? देखिए, जो मौजूदा डिस्प्यूट है ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से शुरू हुआ, जब ऑटोमन एम्पायर को अंग्रेजों ने यहाँ खदेड़ दिया, यहाँ से कब्जा कर लिया। लेकिन उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 2500 साल पीछे है। एक्चुअल में इस एरिया पे अरब्स भी रहते थे, जिनको फिलिस्तीनी आप बोलते हैं, और उसके अलावा ज्यूज भी यहीं रहते थे। 500 बीसी में रोमन्स ने बहुत अटैक किए ज्यूज के ऊपर, और यहाँ से ज्यूज को खदेड़ा गया। उनके कुछ धार्मिक कंट्राडिक्शन भी थे, जैसे यहूदी लोग एक ईश्वर को मानने वाले, रोमन्स कई भगवानों को मानने वाले हैं। तो और जो बाकी अरब्स का कोई उस समय कोई धर्म ही नहीं था, क्योंकि इस्लाम तो बहुत लेटर फेज में है। वो ट्राइबल्स में जो नेचर की पूजा करते हैं, वैसे अरब्स भी वैसे ही थे। उस समय में बड़ी संख्या में यहूदी इस एरिया से उजड़े, पूरी दुनिया में, यूरोप में, एशिया में, यहाँ तक कि भारत में भी आके बसे। मगर जो मौजूदा झगड़ा शुरू हुआ जो 1917 के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, जो ब्रिटिशर्स ने कमिटमेंट किया ज्यूज के साथ कि अगर आप हमें इस युद्ध में हमें अगर साथ देंगे तो हम आपको आपकी प्रॉमिस्ड लैंड, जो भगवान ने आपको इस एरिया में प्रॉमिस किया हुआ है, वो प्रॉमिस्ड लैंड आपको यहाँ दे देंगे। और सेम समझौता उन्होंने अरबों से भी ऑरल कमिटमेंट की, जैसे हम हिंदुस्तानियों से भी की थी। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप हमारी मदद करेंगे तो आपको आजादी दे देंगे। वादा तोड़ दिया, लेकिन वो आपसे तो तोड़ दिया, इंडिया से भी तोड़ दिया था। अब देखिए 1917 में अगर डेमोग्राफी उसकी देखें, जो आज का इजराइल या फिलिस्तीन है, सिर्फ 10% लोग यहूदी थे, 90% लोग अरब्स थे, फिलिस्तीन थे। मगर 1917 से लेकर 1947 तक, जब तक अंग्रेज वहां रहे, ब्रिटिशर्स वहां रहे, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का भी शिफ्ट किया गया। ये नंबर 30 सालों में 30% तक बन गया। जो ज्यूज की पॉपुलेशन 1947 तक आता है 30% होगी, और अरब्स की 70% होगी। और ये माइग्रेशन सिर्फ ये नहीं कि एक तरफा माइग्रेशन हुआ कि ज्यूज लोग यहाँ आके रहना शुरू हुए, अरब्स को भी फोर्सफुली यहाँ से निकालना शुरू कर दिया गया। तो लाखों की संख्या में अरब्स को यहाँ से धकेला गया। तो वो एक शुरुआत हुई थी मौजूदा झगड़े की। और उसके बाद हम जानते हैं लीग ऑफ नेशंस और बाद में यूएन कैसे एक प्रपोजल देके पूरा एक
धर्म के आधार पर एक देश बनाने की उन्होंने घोषणा कर दी कि हम यहाँ यहूदियों को उनकी जमीन दे रहे हैं और उनका एक देश बनेगा। तो वहां से ये संघर्ष शुरू हुआ। अरब्स का यही मानना था कि हमारी धरती पे हमसे पूछे बगैर एक आप देश किसी और लोगों को दे रहे हो और हमारे ऊपर, हमारी लैंड के ऊपर आके लोगों को बिठा दिया गया। अच्छा, अगर हम ये नक्शा देखें इसराइल का, हमारी स्क्रीन पे हमारे सामने है, ये जो ग्रीन कलर है ये 1917 का है, इस जो प्री ब्रिटिश टाइम का हम कह रहे हैं, और ये पैलेस्टाइन है, फिलिस्तीन है। ओरिजिनल जो है ये ग्रीन कलर, ये फिलिस्तीन है। उसके बाद 1948 जो आपने अभी बताया, जैसे कि ज्यूज को वहां पर लाकर बसाया गया, तो उसके बाद से धीरे 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 आप ये देखें कि जो फिलिस्तीन का एरिया ग्रीन था और आज की डेट में हम जाए 2020 तक, वो सिर्फ पैचेस में कन्वर्ट होकर रह गया, पैचेस से ज्यादा नहीं रह गया। और ऐसा लगता है कि जो ओरिजिनल फिलिस्तीन था वो कहीं नक्शे से गायब है, और जो इजराइल जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, अब वो एज ए कंट्री वहां पर एग्जिस्टेंस में आ गया है। देखिए, जो उस समय भी यूएनओ ने जो उनको टू नेशन का कह के पार्टीशन किया था, इजराइल को सिर्फ 44% लैंड दी थी, बाकी सारी फिलिस्तीन के लिए थी। 44%। अब वो डबल हो चुकी है। उनका कब्जा नियर अबाउट 90% लैंड पे कब्जा कर चुके हैं। सिर्फ 2 क्षेत्र हैं, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, जहां फिलिस्तीनियों को अब रहने की इजाजत है। पूरे इजराइल में वो कहीं नहीं रह सकते। इसके अलावा जो फिलिस्तीनी है वो दूसरे देशों में, क्योंकि इनके बम्बार्डमेंट से तंग आकर, इनकी पर्सिक्यूशन से तंग आकर दूसरे देशों में जाके रह रहे हैं। लाखों लोग वहां तो रह रहे हैं, मगर अपनी धरती पर इनको रहने की सिर्फ 2 जगह परमिशन है। गाजा पट्टी जो दिल्ली का महज चौथा हिस्सा है, और एक वेस्ट बैंक। इतना एरिया ही आज फिलिस्तीनियों के पास बचा है इसे। और दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, कटे हुए। और दोनों को कह सकते हैं कि ये ओपन जेल्स हैं। वहां से आप निकल भी नहीं सकते, आपको बिना उनकी परमिशन के वहां एंटर भी नहीं कर सकते बिना परमिशन। मुझे ये लगता है कि हम इसको थोड़ा सा एक बार डिफाइन कर लें कि हुआ क्या है। जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे हमने देख रहा था कि इजराइल का हम नक्शा देख रहे थे, जिसमें 2 छोटे छोटे कह लो टापू जैसे डॉट हैं, जिनको हम फिलिस्तीन के नाम पे जानते हैं, या जहाँ पे अरब पॉपुलेशन रह रही है। तो हुआ ये है कि फिलिस्तीन के अंदर से मिलिटेंट्स ने अपने ही देश की, या कह लो अपने उस आइलैंड की बाउंड्री के ऊपर से हमला किया है। लेकिन जो हमला किया है वो उनके अपने ही, जो कंट्री तो एक ही है, वो इजराइल है, उसी के अंदर ही हमला हुआ है। तो अगर उसी लिहाज से देखें, अब इनकी तो कोई सॉवरेनिटी अभी तक नहीं है, सॉवरेन कंट्री तो इजराइल है। तो इजराइल के अंदर की आप यूं मान लो कि 2 छोटी छोटी स्टेट्स ने, जो कि बहुत छोटी हैं, उनके अंदर से कुछ मिलिटेंट्स ने अपने ही कंट्री के अंदर हमला किया है। ये है स्थिति। और इस हमले के जवाब में एक फुल फ्लेज्ड वॉर शुरू करने की बात जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। यानी अगर एक कंट्री के तौर पे देखें तो एक कंट्री, एक सॉवरेन नेशन अपनी जनता के खिलाफ एयर स्ट्राइक और ये सब कर रहा है। वो तो मिलिटेंट है, हमास जो कर रही है मिलिटेंट है, वो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। वो किसी दुनिया के किसी देश ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया एज गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज किया गया इजराइल को। तो इजराइल का रिस्पांस जो है, पहली बात वो क्वेश्चन में है। हमास के इस अटैक से पहले हम इजराइल की खबरें लगातार अखबार में पढ़ रहे थे कि वहां पर लोग सड़कों पे उतरे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे लगातार। और प्रोटेस्ट मेनली चल रहे थे जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर। कुछ ऐसे रिफॉर्म्स किए जा रहे थे जिसके जरिए वहां की जो गवर्नमेंट है जुडिशरी को अपने पूरी तरह से कंट्रोल में लेकर आना चाह रही थी। और इसके अलावा हम उसी दौर में देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोगों के सेंटिमेंट्स थे वो मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ भी जा रहे थे। ऐसे में 7 अक्टूबर के दिन जब हमास वहां पर अटैक करता है, और ना सिर्फ जमीन से बल्कि हवा से भी और पानी से भी, मोटर बोट भी आई, पैराग्लाइडर से लोग वहां पर जो मिलिटेंट्स थे हमास के वो आए, और एक साथ करीब 4 या 5 हजार रॉकेट दागे गए। इंटेंसिटी इतनी बड़ी थी कि जो एक आयरन डोम का उनका एक सिक्योरिटी कंसेप्ट है कि जो मिसाइल उसको अगर उनके ऊपर अटैक करेगी तो उसको हवा में उड़ा दिया जाएगा, लेकिन वो आयरन डोम का कंसेप्ट भी फेल हो गया। अटैक इतना बड़ा था, तीनों जगह से हमला हुआ। पैराग्लाइडिंग से वहां पर मिलिटेंट्स आए, और पैराग्लाइडिंग कोई ऐसा नहीं है कि किसी बंद कमरे में उसकी ट्रेनिंग हो जाए, उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी हुई होगी। अब मैं बात करता हूँ मोसाद की। वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, टॉप की इंटेलिजेंस एजेंसी है दुनिया में, उसका बड़ा नाम है। और उसके बारे में एक बात मशहूर ये है कि वो अपने दुश्मनों को पाताल से भी निकाल के मार सकती है। एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊं, 1972 में जर्मनी में ओलंपिक्स हो रहे थे। वहां पर कुछ इजरायली प्लेयर्स को अबडक्ट कर लिया जाता है। उस ऑपरेशन में
जो अबडक्ट प्लेयर्स थे उनको तो छुड़ा लिया जाता है, लेकिन जो 3 जो मिलिटेंट थे जिन्होंने उनको अबडक्ट किया था वो गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन गिरफ्तारी के बाद वो रहते जर्मनी में है। इसराइल की डिमांड थी कि इनको हमें सौंपा इसलिए जाए क्योंकि ट्रायल चलाकर उनको मार दिया जाएगा, वहां पर कैपिटल पनिशमेंट थी, जर्मनी में नहीं थी, जर्मनी नहीं सौंपे। लेकिन अल्टीमेटली कुछ इंटरनेशनल हालात ऐसे बने, उस डिटेल में अगर ना जाए तो वो जर्मनी को उन तीनों को छोड़ना पड़ा। वो 3 तो छोड़ दिए और वो दुनिया में इधर उधर कहीं जाकर बस गए। लेकिन मोसाद ने एक लिस्ट बनाई करीब 25 ऐसे लोगों की जो उस ऑपरेशन में शामिल थे, उस अब्डक्शन में, और मोसाद को 20 साल लगे उन 25 लोगों को दुनिया के अलग अलग कोने से ढूंढ कर मारने में, और उनको मार दिया। और वक्त एक ऐसा आ गया था कि जो लास्ट के लोग मारे, जो 20वें साल या 19वें 18 साल में मारे, उनको बकायदा उनको गुलदस्ता भेजकर उसमें लिखा जाता था मैसेज कि ना हम भूलते हैं और ना हम माफ करते हैं। मोसाद एक ऐसी एजेंसी है कि हम मतलब ये लगता है कि फिलिस्तीन की जो आर्मी है, फिलिस्तीन की जो पुलिस है और हमास के जो मिलिटेंट्स है, उनके अंदर भी इनके लोग जरूर होंगे। जिस तरह की वो एजेंसी है, जिस तरह से वो काम करते हैं, दुनिया के चप्पे चप्पे पे उनकी नजर है, जहां पर इनके एनिमी बैठे हैं जिनको लगता है कि हमें खतरा है इजराइल का। और मोसाद की इंटेलिजेंस का फेल हो जाना, उसका फेलियर, टोटल फेलियर, और उससे पहले एक एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स वहां पर चल रहे थे। इसको कैसे देखें हम, ये कोई फेलियर था या क्या था? नेतन्याहू सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री है इजराइल का। मौजूदा हालात क्या है कि पिछले 2 साल में 5 बार वहां इलेक्शन हो गए, नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगे, उसके खिलाफ ट्रायल भी चल रहा है। अब जो जुडिशियल रिफॉर्म और कुछ नहीं, सिर्फ अपने ट्रायल रोकना है। ओके, ये जुडिशियल रिफॉर्म कुछ नहीं है कि कोई भी यानी सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हटा ना सके अपने पद से, ये इसकी इंश्योरमेंट थी और कुछ नहीं था। उसी के खिलाफ इजराइल में इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे थे कि इजराइल की पॉपुलेशन कोई 1 करोड़ से कम ही है, मगर वहां भी लाखों लोग नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट में लगातार थे। अब ये देखिए वहां के अगर थोड़ा सा और समझे स्थिति को, 2 टापूनुमा जो कवलजीत ने बोला है, एक गाजा, एक वेस्ट बैंक। नेतन्याहू के जो वोट बैंक है बेसिकली जो सेटलर ज्यादा है। सेटलर मतलब जिन लोगों को फिलिस्तीन के एरिया में जाके बसाया जाता है, उनको फ्री वहां अकोमोडेशन दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है, सारी सुविधाएं दी जाती है। धीरे धीरे होता क्या कि वहां फिलिस्तीन की आबादी को हटाओ, एक्सपेंशन अपने लोगों को वहां बैठाओ। ऐसे लोग ही बेसिकली नेतन्याहू के मेन वोटर है, और उनकी बड़ी संख्या है। उनकी संख्या ऐसे नहीं है कि कुछ हजार है, लाखों में है सेटलर्स। अब नेतन्याहू ने क्या किया पिछले समय में, गाजा से वो सारे सेटलर्स हटा दिए और सारे फोकस कर दिए वेस्ट बैंक के अंदर। वेस्ट बैंक के अंदर उस माहौल को वहां ज्यादा गरमाया, और वहां पिछले अगर आप साल के देखें आंकड़े उठा के, 40 बच्चों को वेस्ट बैंक में ही इजराइल की आर्मी मार चुकी है। बच्चों को बड़ों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बच्चों को। आज तक जितने लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में मरे हैं इजराइल के और फिलिस्तीन के, अगर उनका रेशो देखेंगे वो 1 और 23 का रेशो है। और अगर बच्चों से कंपैरिजन करें कितने इजरायली मारे गए, उससे ज्यादा फिलिस्तीनी बच्चे मारे गए। तो बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चों के ऊपर वो तो है कि हॉस्पिटल्स तक पे अटैक किए जाते हैं। और सबसे जो मुख्य चीज है, आज ये इतना इशू बनाया जा रहा है, इजराइल ने कब इंटरनेशनल लॉ माना है, इजराइल ने कब यूएन के रेजोल्यूशन को माना है। यूएन ने कितने रेजोल्यूशन पास किए कि आप आगे अपनी कोई कॉलोनी एक्सपेंड नहीं करेंगे, फिलिस्तीन के किसी एरिया में अपने सेटलर्स नहीं बिठाएंगे। यूएन ने बहुत रेजोल्यूशन पास किए कि अगर आप बिठाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमेशा अमेरिका इजराइल के फेवर में वीटो करता है। कोई बाउंड्री तो होगी इजराइल की कि ये एरिया इजराइल का है, ये फिलिस्तीन का है। हैरानी की बात है कि इजराइल ने आज तक डिक्लेयर नहीं किया कि उसकी बाउंड्रीज कौन सी। हालांकि 1948 में यूएन ने कहा था कि ये इधर का एरिया इजराइल है, इधर क्या कहते हैं फिलिस्तीन का है, मगर वो तो बाउंड्रीज कब की टूट चुकी। और आज तो इजराइल कोशिश कर रहा है गाजा का से नाम ही मिटा देगा। तो सही मायने में इस अटैक को असल में तो इसीलिए यूज किया जाए। ऐसा साफ लग रहा है कि ये कोई नई कोशिश तो है नहीं। इजराइल का हमेशा से ही कोशिश रही है कि वो किसी तरीके से गाजा के ऊपर हमला करे, गाजा को कब्जा नहीं। इसलिए गाजा हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट एरिया के तौर पे देखा गया है इतने सालों से। लेकिन इस अटैक को यूज करके अपना वो जो रुका हुआ टास्क था, जिसमें इंटरनेशनल प्रेशर कहीं ना कहीं उसको रोकता था, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो एकदम से वो हट गया। जो उसको हमेशा गाजा में बढ़ने से रोकता था, हमास की इस घटना को, 7 अक्टूबर की एक सिंगल घटना को इस्तेमाल करके वो सारा इंटरनेशनल प्रेशर पलट गया।
तो ये तो मेरे को लगता है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के ऊपर भी जो हमारी फोर्सेज है, जो इंटरनेशनल अपने लेवल के ऊपर कह लो दादागिरी करने वाले पुलिसिया, अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिया अमेरिका है, ये तो उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन है कि आप कैसे सिंगल घटनाओं से आप अपना पूरे का पूरा रिस्पॉन्स रिवर्स कर देते हैं। और ये बात हम जब भारत में बैठ के कर रहे हैं तो खुद हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ लंबे समय से हमारी पोजीशन ये रही कि हम फिलिस्तीन के लोगों के संघर्ष के साथ हमेशा खड़े रहे। लेकिन ये भी हुआ कि एक समय में जब जाके इजराइल के साथ दूतावासी संबंध बरकरार हुए तो कहीं उसमें थोड़ा सा ये हुआ कि ठीक है दोनों से रखेंगे, उसमें ये नहीं था कि इनसे नहीं रखेंगे इनसे नहीं रखेंगे, जो उससे ये रहा कि हमेशा दोनों से ही संबंध रखे जाएंगे। लेकिन वहां से लेके एकदम से इन सब चीजों का अभी तक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से कोई बयान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री सीधे सीधे ट्वीट करके अपना जो स्टैंड है दुनिया के सामने रख देते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। अगर इंडिया के रिलेशन की इसमें बात हम करें, फिलिस्तीन के मामले को लेकर, इजराइल के मामले को लेकर, जब ये प्रपोजल यूएन का आया था 1948 या 47 में, तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था। वो इस बात के सख्त खिलाफ थे कि किसी धर्म के बेसिस पे कोई नेशन बने, कोई देश बने। वो कैसा देश होगा जहां पर सिर्फ एक धर्म के लोग रहेंगे और बाकियों को सेकंड कैटेगरी सिटीजन माना जाएगा? नहीं, उनको रहने का अधिकार नहीं है, रहने का अधिकार नहीं, सुबह जाके शाम को काम करके वापस आएंगे। हाँ, और जिस देश को ये बनाने की बात की जा रही थी ज्यूज के लिए, वो ज्यूज तो खुद एक ऐसी कम्युनिटी थी जो जर्मनी और पोलैंड में परसिक्यूट हो चुकी थी। वो तो देख चुकी थी कि अगर सेकंड कैटेगरी सिटीजन होगा तो उसके साथ क्या होता है। तो जब जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज का विरोध किया कि ये धर्म के बेसिस पे स्टेट ना बने, महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, वही स्टैंड उसके बाद लंबे समय तक हम इंदिरा गांधी का भी देखते हैं और राजीव गांधी का भी देखते हैं। बीजेपी की आपने बात की, तो उसमें जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण है, उसको हम सुन लेते हैं भाषण को। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है, लेकिन शायद वक्ता के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं। ये तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। कुछ कहना होगा तो आदरणीय मोरारजी भाई कहेंगे। लेकिन मेरा संबंध एक ऐसी पार्टी से रहा है कि जिसका हवा खड़ा करके चुनाव में ये कहा जाता था कि जनता पार्टी पर जनसंघ हावी है और जनसंघ मुसलमानों का दुश्मन है। कोई इस झूठे प्रचार में नहीं आया, ये बड़ी खुशी की बात है। देखने की बात यह है कि इस भाषण के अंदर वाजपेयी बहुत जोर देके ये बात कह रहे हैं कि देखिए हमें मुस्लिम विरोधी ताकत कहा जाता है जनता पार्टी को, और देखिए मैं तो डट करके फिलिस्तीनियों के हक की हिमायत कर रहा हूं। ये उस वक्त पोजीशन है ना। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस बात पे हमें और जोर देने की जरूरत है, ये जो जिस वक्त आपने गांधी और नेहरू की बात की 47 में, उस वक्त एक कंटेक्स्ट है कि भारत के अंदर भी वैसी ही एक धर्म बेस्ड एक टेरिटरी, एक कंट्री कार्व आउट करने की बातचीत छिड़ चुकी थी कि यहां भी एक धर्म के ऊपर आधारित एक मुल्क होना चाहिए। और दूसरी तरफ भी ये आवाजें उठ रही थी कि अगर उधर धर्म के ऊपर आधारित बनेगा तो इधर भी धर्म के ऊपर आधारित एक बनना चाहिए। तो वहां हम देखते हैं कि पूरी बहस जो है वो ट्रायंगुलर बहस है। एक तरफ एक हिस्सा है जो कह रहा है धर्म आधारित हमारे को एक कंट्री चाहिए पाकिस्तान, एक दूसरा हिस्सा है कि ठीक है इनको पाकिस्तान दे दीजिए और हमें हिंदू बेस्ड हिंदुस्तान चाहिए, फिर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और एक पोजीशन थी कि यहाँ पे एक सेकुलर मुल्क होना चाहिए। अगर आज कुछ लोग एक धर्म बेस्ड देश मांग भी रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, देश सेकुलर ही रहना चाहिए, ये पोजीशन ली जा रही थी। और यही अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर चल रहा था उस वक्त कि सेकुलरिटी जो है कंट्री की
वो एक इम्पोर्टेंट पैमाना होना चाहिए किसी भी कंट्री को एक डेमोक्रेसी मानने के लिए। ये पूरी बहस है, और उस बहस से कैसे हम आज यहाँ तक पहुंच गए हैं कि दुनिया के सारे अपने आप को बड़े डेमोक्रेटिक नेशंस कहने वाले लोग वो धर्म के ऊपर आधारित एक जबरदस्ती बनाए गए खित्ते को, जिसको देश का नाम दे दिया गया, उसके साथ और उसके पूरे वॉर क्राइम्स का पूरा डट के समर्थन कर रहे हैं, और उनको बहाना केवल चाहिए था। इससे तो सारा ये लगता है कि जैसे 7 अक्टूबर का इंतजार किया जा रहा था, जैसे कोई 7 अक्टूबर का इंतजार कर रहा था। मगर जो आपने एक बात बोली थी कि इन्होंने जब म्यूनिक ओलंपिक वाले लोगों को चुन चुन के मारा, तो उन्होंने एक मैसेज भेजा कि हम भूलते भी नहीं और माफ भी नहीं करते। मेरे को तो ये एक्चुअली में मैसेज ये नहीं था। अगर भूलते नहीं, माफ नहीं करते, तो ये जर्मनी पे अटैक करते, क्योंकि जर्मनी ने 60 लाख लोगों को मारा था, वो भूल गए। सबसे ज्यादा यहूदी तो जर्मनी ने मारे। ये मैसेज देना की कोशिश करते, इंटरनेशनल उसमें हम सॉवरेनिटी किसी मुल्क की नहीं मानते हैं, हम कहीं भी जाके हमला कर सकते हैं। और दूसरा, अब हम दुनिया के एक नए दादा बन रहे हैं, हमारी यानी कि वो सुप्रीमेसी स्वीकार करे। ये मैसेज देना चाहते थे बेसिकली। ठीक। दुनिया के किसी भी सॉवरन देश में जाकर वहां से बंदे को उठा लेना और मार देना, ये अपने आप में क्राइम ही है, इंटरनेशनल क्राइम है। और इंटरनेशनल क्राइम की बात अभी हम करें तो इजराइल जो कुछ भी गाजा में कर रहा है, कि हमास ने जो किया ठीक है, जो उनको ठीक लगा उन्होंने किया उनकी समझ के मुताबिक। उसके बदले में जो इजराइल का रिस्पॉन्स है कि पूरे गाजा के ऊपर अटैक कर देना, वहां की सिविलियंस लोकेलिटी के ऊपर अटैक कर देना, अ सॉर्ट ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट जो है वो गाजा के लोगों को दी जा रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि गाजा के सारे ही लोग हमास के साथ खड़े हों, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमास के साथ नहीं भी होंगे, लेकिन ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है इसमें सब मारे जाएंगे। 20 लाख की आबादी को जैसे चारों तरफ से घेर कर अभी बम्बार्डमेंट की जा रही है, जैसे ब्लॉकेड लगा दिए गए हैं, मिसाइलों से ज्यादा लोग जो ये ब्लॉकेड है, इलेक्ट्रिसिटी की ब्लॉकेड और जो नेसेसरी चीजें वहां जानी थी जो ब्लॉकेड है, उससे भी बहुत लोग मारे जाएंगे। हॉस्पिटल नहीं चल रहे हैं उनके, हॉस्पिटल फेल हो गए हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को क्या वो मारना चाह रहे हैं? और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये सब दिख नहीं रहा है? जिनेवा की कन्वेंशन में आर्टिकल 3 में कलेक्टिव पनिशमेंट को वॉर क्राइम डिक्लेयर किया हुआ है, और उसमें ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं है कि किन सूरतों में ये क्राइम नहीं है, किन सूरतों में क्राइम है। ये अनकंडीशनली ही एक क्राइम है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। और गाजा के लोगों को ऐसी हालत में कौन बचाएगा? सिर्फ कलेक्टिव पनिशमेंट ही क्राइम नहीं है, ये ब्लॉकेज भी क्राइम है। जिनेवा कन्वेंशन की जो ये खाने की पूर्ति रोकी जाती है, ये भी क्राइम है, ये इंटरनेशनल क्राइम है। अच्छा, मैं शुरू में जो बात कही थी कि जैसे इजराइल कह रहा है कि हम जानवरों के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन जो कंडक्ट हम इजराइल का गाजा के साथ देख रहे हैं, तो हमें जो वहशीपन है वो दूसरी तरफ दिख रहा है कि किस वहशी तरीके से गाजा के लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। और बहाना ये कि हम तो टेररिस्ट को नेस्तो नाबूद करने जा रहे हैं, हमास के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि कई चीजें और याद आती हैं जो इनको देख के। देखिए, डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन हैं इराक के पास, ये सवाल लेकर के अमेरिका चढ़ गया इराक के ऊपर। कोई मास डिस्ट्रक्शन का वेपन नहीं मिलता है, लेकिन वहां की आबादी जो है वो दशकों तक उस जंग से पीड़ित है, और पूरी दुनिया को उन्होंने जंग की हालात में धकेल दिया। यही अब अफगानिस्तान में होता है, यही अब गाजा के अंदर हो रहा है। तो ये पैटर्न है, एक अंतरराष्ट्रीय पैटर्न है जिसको हम देख रहे हैं। मुझे लगता है हम उस पैटर्न को चिन्हित करना और दुनिया को उसको देखना, हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बात से हमें ध्यान रखना होगा कि हम अगर व्हाट्सएप मैसेज से सारा अपना ज्ञान अर्जित करना शुरू कर देंगे, फिर तो यूं ही लगेगा कि 7 अक्टूबर की घटना हुई, बताओ हमास के साथ हो कि नहीं हो, हमास ने क्यों किया। अब हमास ने क्यों किया, हमास तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपने कह ही दिया। हमास ने क्यों किया, फिर क्यों का तो सवाल खत्म हो गया। और उनको तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको तो यही करना है, लेकिन आपने क्यों किया? आप थोड़े ना मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो दुनिया ने क्यों अपना स्टैंड बदल दिया? दुनिया का जो स्टैंड था कि किसी जनता को हटा करके उसकी जगह अंतरराष्ट्रीय जरूरतों के हिसाब से एक देश बना देना, ये जो स्टैंड था दुनिया का, इससे क्यों पलट जाए? इससे क्यों पलटा जाए? सेकुलर नेशंस होने चाहिए, इस शिक्षा से क्यों पलटा जाए? तो ये मुझे लगता है कि हमें चिन्हित जरूर कर देना चाहिए इसी बात। देखिए, वहां कितने बड़े लेवल पर आमतौर पर तबाही होती रही है। अगर किसी एक मोहल्ले में प्रोटेस्ट ज्यादा हो रहे हैं तो उस मोहल्ले के घरों को ही तोड़ देना है या खाली करवा देना है, ये होता रहा है पूरा। और मेरे को एक एग्जांपल याद आ रहा है, 2003 में एक अमेरिकन स्टूडेंट इजराइल गई हुई थी। जब उसने पर्सनली देखा कि ऐसे फिलिस्तीनी घरों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाए जा रहे हैं बिना किसी वजह के, वो उसने सोचा शायद
क्योंकि वो अमेरिका में पली बड़ी थी, ये तो बर्बर कार्रवाई है। वो उस बुलडोजर के सामने आई कि रोकूं मैं इसको। फिलिस्तीनियों के घर बचाने के लिए उस इजरायली सैनिकों ने उस लड़की के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया, उसको मार दिया गया। अमेरिकन सिटीजन को मार दिया 2003 में। उस समय बहुत मसला हुआ था कि कितने बड़े स्तर पर देखो ये कार्रवाई कर रहे हैं कि अमेरिकन सिटीजन को भी बख्श नहीं रहे, उसको भी कुचल दिया। तो उस टाइम थोड़ा हौला हुआ, मगर फिलिस्तीन ने उसके लिए भी माफी नहीं मांगी कि हमसे गलती हुई है। तो इजराइल ने तो कितने बड़े स्तर पर वो लोगों के घर तोड़ दिए गए, घर से निकालने के लिए, या फिर उनके घर को छीन लिया गया, वहां इजरायली बसा दिए गए। अब देखने में ये लग रहा है कि जो कुछ भी जूस के साथ जो कुछ हॉलोकॉस्ट हिटलर ने जर्मनी या पोलैंड में किया, कुछ ऐसे ही चीज जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ करने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त दुनिया भर में इस बात का विरोध हुआ, अल्टीमेटली उनको वॉर क्राइम डिक्लेयर किया गया, ट्रायल चले, न्यूरम्बर्ग ट्रायल चलाए गए, उनको सजाएं भी दी गई। तो हम उम्मीद करते हैं कि जरूर जल्द ही इंटरनेशनल कम्युनिटी जागे, अपने आंखों से इस पर्दे को हटाए और इसमें इंटरवीन करे, और ये जो वॉर क्राइम इस वक्त इजराइल वहां पे कर रहा है इसको रोके। एक एक्शन को आतंकवादी एक्शन कह के उसके रिस्पॉन्स में ये सब जो किया जा रहा है, जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये खतरनाक है। इसका विरोध करना जरूरी है। और मुझे लगता है साथ ही ये भी जोर देना चाहिए कि भारत सरकार उसको पूरा जोर इस बात पे लगाना चाहिए कि कैसे ये जो कॉन्फ्लिक्ट एकदम से तीखा हो गया, एस्केलेट हो गया, ये कॉन्फ्लिक्ट डी एस्केलेट हो। भारत की कोशिश ये होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कोशिश ये होनी चाहिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट रुके, ना कि ये होनी चाहिए कि ठीक है हम भी तुम्हारे साथ हैं, चढ़ जाओ उनके ऊपर, मार डालो, ये कर दो, काट दो। ये कोशिश नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु का काम ये नहीं है, ठीक बात है, डीएस्केलेट करना है। मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो कवलजीत भाई ने बोला कि पहले पीएलओ जो संगठन था, अब ऐसी बातें आ रही है कि पीएलओ को थोड़ा अंडरमाइन करने के लिए हमास को भी खड़ा किया गया एक टाइम में। गाजा के ऊपर जो कंट्रोल है ज्यादातर हमास का है, वेस्ट बैंक में पीएलओ के लोग ज्यादा है, तो उनकी वहां अथॉरिटी चलती है। अब हमास के साथ जो कम्युनिकेशन होता है, इजरायली गवर्नमेंट ऐसा नहीं अनऑफिशियली कम्युनिकेशन में रहते हैं, वो कम्युनिकेशन होता है थ्रू इजिप्ट के एक जो इंटेलिजेंस एजेंसी वाले कम्युनिकेशन करवाते हैं, वो बोलते हैं कि हम पिछले 10 दिन से एक मैसेज दे रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसको इग्नोर किया गया है। तो ये भी क्या, क्योंकि नेतन्याहू अब क्राइसिस में तो हैं, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप जा सकती है, तो क्या ये भी होने दिया गया है? क्योंकि आज तुरंत नेतन्याहू को कोई हटाएगा नहीं, तो जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है वो मजबूत होकर ही उभरेंगे। तो जो इजिप्ट के इंटेलिजेंस वाले कह रहे हैं, जो पहले भी माना गया कि हाँ ऑफिशियल कम्युनिकेशन में वो रहते थे साथ में इनके, और टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी ये खबर छापी है कि नेतन्याहू गाजा पट्टी के घटनाओं को नजरअंदाज करते रहे, उन्होंने सिर्फ वेस्ट बैंक के ऊपर फोकस किया, क्योंकि मोसाद जैसी एजेंसी जो यानी कि इंडिविजुअल की जेब तक में घूम गई फोन के माध्यम से, उनके साथ जो छोटा सा एरिया है जो दिल्ली से 4 गुना कम है, और उनके जिनके ड्रोन पूरी दुनिया में घूमते हैं, वो ड्रोन इतनी आबादी पे, यानी कि कोई ऐसा नहीं हुआ ना कि 2 लोगों ने जाके हमला कर दिया, हजारों लोग मोबिलाइज हुए, 1000 लोगों की ट्रेनिंग हुई है, 5000 रॉकेट चलाए गए। हाँ, तो ये सब चीजें असेंबल होगी कि देखिए आप 20 साल पहले तक हमास गुलेल से और पत्थरों से लड़ता था, ये गुलेल पत्थर की जगह रॉकेट कहां से आ गए, और इतने सारे इक्विपमेंट कहां से आ गए, और पूरी दुनिया पे निगाह रखने वाले को अपनी पड़ोस में क्या, पड़ोस क्या उसके मुल्क के अंदर क्या रहा उसको नहीं पता, क्योंकि उसके कंट्रोल में है, वहां से बंदा तो निकल नहीं सकता बिना परमिट के, तो इतने रॉकेट्स कैसे पहुंच गए, ये एक सवाल है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये भी शायद करवाया गया अपने राजनीतिक संकट को हल करने के लिए। हाँ, जो लोगों का एक गुस्सा था अपनी सरकार के खिलाफ, वो तो वाइप आउट हो चुका है, वो तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, आज हम अपनी बातचीत यहीं खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये जो डिस्प्यूट है, जो कंफ्लिक्ट है, खत्म हो। देखते हैं क्या होता है, लंबा इशू है, लंबा इसका इतिहास है। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।